हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्रतिम लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अप्रतिम लर्निंग पर। मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की विज्ञान को। कक्षा 10 की विज्ञान में हमने तीन पार्ट, हमने पहले के तीन पार्ट ये हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। उसमें से मानव तंत्र में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र आपके सिलेबस में नहीं है। जो संशोधित सिलेबस है बोर्ड 2021 के लिए, बोर्ड 2021 के लिए ये तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र को हटा दिया गया। और उसके अलावा हम अभी जो हमारा पाठ चल रहा था वो था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। उसमें हमने प्रतिजन और प्रतिरक्षी पढ़ लिए थे, रक्त एवं रक्त समूह को जान लिया था, आरएच कारक के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे रक्तादान, रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, अंग दान व देह दान का महत्व, कि रक्त आदान किस लिए जरूरी है। उसके अलावा रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप है उसका आनुवांशिक महत्व क्या है, और अंग दान और देह दान जिसमें हम अपने शरीर के अंग या फिर पूरे के पूरे शरीर को दान कर देते हैं उसका क्या महत्व है। तो इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रक्तादान की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्तादान का यही मतलब है कि एक शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्त का प्रदान, रक्त को देना या डालना, दूसरे व्यक्ति में रक्त का संचरित करना। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर मान लीजिए कि उसके कोई चोट लग गई या कुछ भी ऐसी समस्या आ गई जिसके कि उसके शरीर में रक्त की कमी है, अब रक्त की कमी है तो हम इसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं। हम बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके रक्त को इस व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। कैसे कि इस व्यक्ति का जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर हम एक तो रक्त, उसके अलावा रक्त के जो उत्पाद होते हैं, रक्त के कौन कौन से उत्पाद थे हमने देखा था, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स। इन सबको हम उसके शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। उस विधि को हम बोलते हैं रक्तादान की विधि। अब रक्तादान क्यों जरूरी है, तो ये हम आगे एक बार और देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं एक बार कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में परिसंचरण तंत्र के द्वारा रक्त और रक्त आधारित उत्पादों का स्थानांतरण करना, एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में डालना। उसके अलावा ये सबसे पहले कब किया गया था, 15 जून 1667 में किया गया था। किसने किया था, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। ये फ्रांस के डॉक्टर थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इन्होंने किया था। एक 15 वर्ष के बच्चे के शरीर में भेड़ का रक्त डाला था। उसके 10 साल बाद मतलब 1676 से पशुओं का रक्त मनुष्यों में नहीं डाल सकते, ये पहले कोई नियम नहीं था, लेकिन उसके बाद 1676 के बाद ये डिसाइड हो गया कि मनुष्यों के शरीर में से मनुष्य का ही रक्त डाल सकते हैं। अब आती है रक्तादान की आवश्यकता क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मैंने बताया था कि चोट लग गई, ज्यादा रक्त बह गया, किसी के सर में चोट लग जाती है, ज्यादा रक्त बह गया तो रक्त की कमी से उसकी मृत्यु ना हो जाए, उसकी वजह से उसके शरीर के अंदर रक्तादान किया जाता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसके अलावा शरीर में गंभीर रक्तहीनता, हीमोफीलिया और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसके अंदर शरीर में रक्तहीनता पाई जाती है, उसके दौरान भी दूसरे व्यक्ति के शरीर से एक जो रोगी व्यक्ति उसके शरीर में रक्त की स्थानांतरण कर दिया जाता है। उसके अलावा शल्य चिकित्सा के दौरान जब आपके शरीर में कोई भी ऑपरेशन हो रहा होता है तब आपके शरीर को चीरे लगाते हैं, तब वहां पे भी ब्लड का लॉस होने का खतरा रहता है, तो उस स्थिति में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था डेंगू जो रोग है, और मैं डेंगू का बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे हुआ था ये डेंगू, और इसमें मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, तो मुझे मेरे मित्र ने प्लेटलेट्स दान की थी। तो इसलिए बिंबाणु की अल्पता की स्थिति में भी रक्तदान करते हैं। क्यों, क्योंकि रक्तदान में रक्त के साथ साथ रक्त के जो उत्पाद होते हैं उनको भी हम एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया रोगियों में क्या होता है कि आरबीसी जो है वो खत्म होती रहती है, तो उसके रोगियों में भी बार बार
रक्ताधान किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसके बाद दात्र कोशिका आरक्ता स्किल सेल एनीमिया के रोगियों को भी, ये भी एक रक्त से जुड़ी बीमारी है, रक्त से जुड़ी बीमारी है। अब रक्त से जुड़ी बीमारी है तो उसमें क्या है कि रक्त का फ्यूजन किया जाता है, रक्त को डाल दिया जाता है एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में। अब रक्तादान करते वक्त प्रक्रिया में क्या होगा, पहले तो संग्रहण करोगे, रक्त को इकट्ठा करोगे, भाई रक्त डालने के लिए रक्त होना तो चाहिए, रक्त का ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद रक्त का आदान करोगे या फिर ट्रांसफ्यूजन करोगे। तो अब कलेक्ट कैसे करेंगे हम, रक्त को संग्रह कैसे करेंगे? तो संग्रहण के लिए क्या होगा कि पहले एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए हमें कहीं किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड की कमी आ गई और हमें उसके शरीर के अंदर रक्तादान करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक दाता व्यक्ति होगा जो अपना रक्त दान करेगा। तो सबसे पहले उस व्यक्ति के रक्त का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है कि अगर वो बीमार तो नहीं है, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो सारा रक्त स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। उसके बाद कैन्यूला की मदद से, कैन्यूला एक सिरिंज होती है, कैन्यूला एक निडल होती है जो आपके शरीर में यहाँ आपके हाथ के पास से ब्लड को लिया जाता है, तो वहां उसके द्वारा कैन्यूला की मदद से वो एक थक्का रूप युक्त थैलियां होती है। आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर किसी को रक्त चढ़ रहा होता है तब एक स्पेशल थैली जैसी होती है, तो उस थैली को बोलते हैं थक्का रोधी युक्त थैलिया या फिर स्टरलाइज एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउचेस। उन थैलियों के अंदर रक्त को संग्रहित किया जाता है। उसके अलावा इसका रेफ्रिजरेशन किया जाता है, इसको ठंडे कक्ष में रखा जाता है, क्योंकि एक फिक्स तापमान पर ही रक्त सुरक्षित रहता है, रक्त का सुरक्षित रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो तापमान स्थिर नहीं हुआ तो उसमें जीवाणुओं का खतरा बढ़ेगा, जीवाणु उसमें पनपने लग जाएंगे, इसलिए रक्त को प्रशिक्षित भंडारों में रखा जाता है। उसके अलावा रक्त की जांच भी की जाती है, एक तो एबीओ समूहीकरण देखा जाता है और एक आरएच कारक की भी पहचान की जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्थिति में अगर मैच नहीं हुआ, अगर समान नहीं हुआ, तो दोनों में ही उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। उसके अलावा जिस व्यक्ति का रक्त ट्रांसप्लांट, जिस व्यक्ति से रक्त लिया जाता है, जो दाता होता है, उस दाता को भी चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है कि जिससे कि इसको कोई तकलीफ ना हो, बीमार एकदम से ना पड़ जाए। तो इसमें क्या होगा, 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है। दिन में प्लाज्मा जो है वो 2-3 दिन के अंदर ही रिकवर हो जाती। उसके अलावा जो कणिकाणु होते हैं, तो ये 36 दिनों में कणिकाणु भी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, सामान्य संख्या में आ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई रक्त संग्रहण की। अब हमने रक्त को ले लिया और रक्त को प्रशिक्षित भंडारण कर लिया, यानी रक्त को रेफ्रिजरेटर में रख दिया है हमने, उसको जमाना नहीं कहते हैं हम, उसको बस एक फिक्स टेम्परेचर पर रखते हैं जिससे कि उसमें जीवाणुओं का संख्या में वृद्धि ना हो और जीवाणु पनपने ना लगे। उसके अलावा होता है आदान। आदान में क्या होगा, हम इसको ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में जिसको रक्त की आवश्यकता है, उसके शरीर में हमें रक्त को स्थानांतरित करना है, तो उसमें क्या होगा, एक तो एबीओ और आरएच मिलान किया जाएगा, भाई दोनों का आरएच देखा जाएगा कि हाँ भाई बी पॉजिटिव है, चलो कर दो। उसके अलावा मान लीजिए एक ओ पॉजिटिव है, एक ओ नेगेटिव है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आरएच कारक मिलान नहीं किया गया है। तो आरएच कारक समान होना चाहिए, ब्लड ग्रुप भी समान होना चाहिए। तो उसके बाद रक्त को आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले ही रक्त को बाहर निकाला जाता है प्रशिक्षित भंडारण से, वरना वो खराब होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए जब भी ब्लड चढ़ाना होगा उसके आधे घंटे पहले ही रेफ्रिजरेटर से ब्लड को निकाला जाएगा। उसके अलावा वापस से जिससे निकाला था, किससे, प्रवेशनी या कैन्यूला के माध्यम से निकाला था, उसी के माध्यम से रक्तादान कर दिया जाता है। और जब रक्तादान किया जाता है तब व्यक्ति को बुखार आ सकती है, ठंड लग सकती है, एनीमिया भी हो सकता है। तो इस वक्त में क्या होगा कि उसको दवाइयां दे दी जाती है जिससे कि ये चीजें ना हो, क्योंकि जब रक्त आपके शरीर के अंदर चढ़ाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा, हृदय की गति बढ़ेगी। तो इन सबको रोकने के लिए क्या किया गया, इन सबको रोकने के लिए डॉक्टर दवाइयां दे देगा। तो कैसे हुआ इसका पूरा एक बार प्रोसेस हम आपकी किताब के हिसाब समझ लेते हैं। सबसे पहले रक्त संग्रहण किया, स्वास्थ्य का परीक्षण किया सबसे पहले, उसके बाद कैन्यूला के माध्यम से स्टरलाइज एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउचेस में रख दिया उस रक्त को। उसके बाद रक्त का प्रशिक्षित भंडारण या इसको हम बोलेंगे रेफ्रिजरेशन किया।
रेफ्रिजरेशन में क्या होगा, ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है तथा कोशिकीय चयापचय क्रिया को धीमा करता है। मतलब कि कोशिकाएं खुद ही खाना बनाने के लिए उसी रक्त का यूज कर लेगी, तो इसलिए उससे बचाना जरूरी है। उसके अलावा कई सारे रोगों की जांचें भी की जाती है, जैसे रक्त समूह देखते हैं, RH कारक, हेपेटाइटिस रोग है तो नहीं, तो हेपेटाइटिस बी और सी की भी जांच की जाती है। उसके अलावा HIV की भी जांच की जाती है। क्यों? क्योंकि ये रक्त से फैल सकते हैं, रक्त के द्वारा। उसके अलावा पांचवा पॉइंट, दाता को निगरानी में रखा जाएगा। प्लाज्मा 2-3 दिन में पुनः पूर्ति हो जाती है और 36 दिन में रक्त कणिकाएं भी परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है, मतलब कि वापस उसी संख्या में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ब्लड तो बन रहा है, बोन मैरो, ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, बोन मैरो या कहें तो रेड बोन मैरो में। तो ब्लड तो हर वक्त बन रहा है, बस आपने कुछ ब्लड निकाला तो रेड बोन मैरो फास्ट काम करेगी और उसको उसी मात्रा में वापस से ले आएगी। अब ये रहा आधान। दूसरा क्या था, हमने रक्त का संग्रहण कर लिया, अब हमें रक्त को ट्रांसफ्यूज करना है, दूसरे व्यक्ति के शरीर में डालना है। तो क्या हुआ, एक तो ABO और RH को मैच कर लिया कि RH कारक तो सही है, क्योंकि अलग अलग रक्त होगा तो हमने कल पढ़ा था उसके शरीर में रुधिर लयनता की वजह से उसकी मृत्यु तक हो सकती है। उसके अलावा संग्रहित रक्त को 30 मिनट पूर्व ही निकाला जाता है भंडारण से। उसके अलावा प्रवेशनी के माध्यम से उसके शरीर में पहुंचाया जाता है और ये 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, 4 घंटे लगते हैं। उसके अलावा ज्वर, ठंड लगना, दर्द का एहसास होना, साइनोसिस और हृदय गति भी बढ़ती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, BP। तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक दवाइयां दे देगा। अब आते हैं रक्त के स्रोत के आधार पर। 2 प्रकार का रक्ताधान होता है, एक होता है समजात या जिसको हम बोलते हैं एलोजेनिक, और दूसरा होता है समजीवी या इसको हम बोलते हैं फोटोजेनिक। तो समजात में क्या होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से होगा, ये एक दूसरे। और समजीवी क्या होगा, स्वयं का रक्त। बस इतना सा याद रखना है। समजात मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति में, ये देखिए, जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। और एक होता है समजीवी, जिसमें व्यक्ति स्वयं का रक्त संग्रहित रक्त काम में लेता है। आपका अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव दुनिया में मात्र 1% लोगों का होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने रक्त को संग्रहित करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे अगर मान लीजिए इनको रक्त की आवश्यकता पड़ी तो ये अपना जो संग्रहित रक्त है उसको काम में ले सके। क्योंकि 1% लोग है, तो 1% लोग में आपको कोई दाता नहीं मिला तो फिर क्या होगा, तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इस स्थिति में वो स्वयं का रक्त ही संग्रहित करके रखते हैं। उसके अलावा जो रक्त है उसको अलग अलग चीजें सारी निकाल सकते हैं, रक्त को पूरा टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं, प्रसंस्करण होता है। उसमें RBC को आप अलग कर सकते हो, ये रहा RBC को अलग कर सकते हो, प्लाज्मा को, प्लेटलेट्स को, इन सबको अलग अलग कर सकते हो। जिसको जरूरत होती है उसको वही चीज चाहिए, तो इसलिए RBC में उसमें से RBC कलेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, प्लाज्मा अलग कर सकते हो और प्लेटलेट्स भी अलग कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें भी अलग अलग करके भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इंसानों की तरह पशुओं में भी ये रक्तदान हो सकता है और होता है। जब से ये पशु चिकित्सालय बने तब किसी भी जानवर की जान बचाने के लिए रक्तदान भी किया जाता है। अब आता है कि सावधानियां कौन कौन सी बरतनी है। तो सावधानियां कौन कौन सी बरतोगे, एक तो ABO का मिलान करोगे, ब्लड ग्रुप का मिलान करोगे, उसके अलावा रोग कारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। हम देखते हैं ना HIV, हेपेटाइटिस, इन सब का क्यों किया जाता है, इन सब का चेकअप ही इसलिए किया जाता है जिससे कि उसके शरीर में, अगर दाता के शरीर में ये रोग या ये रोग कारक है तो वो हम ग्राही को नहीं चढ़ा सकते, जिसको रक्त की आवश्यकता है उसको हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे इस रोग के उसमें भी बढ़ने की संभावना है, उसमें भी वो रोग उत्पन्न हो जाएगा। उसके अलावा दोनों में RH कारक का भी मिलान होगा, विशेष रूप से कौन सा, RHB कौन सा था, आप ये मेरे को कमेंट में लिख के बताओ। कल हमने इसके बारे में देखा था, ये एक प्रकार था RH कारक का। 5 प्रकार थे, RH, D, RH, कैपिटल E, RH कैपिटल
स्मॉल ई, ये सब थे, ये पांचों थे। इन पांचों को बारे में हमने देखा था और ये सबसे महत्वपूर्ण था उसमें, तो इसका मिलान भी किया जाता है। उसके अलावा जो संग्रहित रक्त है उसका प्रसुप्त भंडारण, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है उचित तापमान बनाए रखने के लिए। उसके अलावा रक्त को संदूषण से बचाया जाता है, उसको प्रदूषित नहीं होने दिया जाता, कंटेमिनेटेड ना हो जाए, इसलिए उसको अलग से अलग से कमरे बनाए हुए थे उनमें रखा जाता है। उसके अलावा संग्रहण तथा आदान चिकित्सक की उपस्थिति में ही होगा, वरना आप और हम तो किसी का रक्त नहीं बदल सकते, बिना डॉक्टर की ये काम नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि अब कोई आया भाई के उठ के कि भाई मेरे को तो ये चेकअप नहीं करवाना, हम तो सीधा खून देंगे और खून चढ़वाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए अगर दाता को HIV है, HIV1, HIV2, उसके अलावा THLV1, THLV2 का संक्रमण, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके अलावा क्रुइट्ज़फेल्ट्स, जैकब रोग, ये सारे रोग भी उसको हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दाता अगर इन रोगों से ग्रसित है, दाता अगर ग्रसित है तो वही ग्राही जो है जिसको रक्त की जरूरत है उसको ये रक्त चढ़ाएंगे तो ये भी ग्रसित हो जाएगा, उसकी ज्यादा संभावना है। इसलिए रक्त का, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से पहले या रक्त को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने से पहले इन सब चीजों की जांच की जाती है, वरना ये रोग हो जाएगा, उल्टा जान बचाने के चक्कर में मौत की तरफ धकेल देंगे। तो इसलिए ये सब चीजें भी ध्यान में रखी जाती है। अब आता है बात रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, ये सब इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, अब ये मैंने आपको परसों बताया, जब मैंने कल बताया था कि माता पिता दोनों से ही ब्लड ग्रुप का पता लगता है, ब्लड ग्रुप का पता लगता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आपके माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है आपको तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, संभावना जता सकते हो। तो ये चीज कैसे होगी? तो इसमें क्या है कि ये देखिए, हाँ एक और बात हमने पढ़ा था कि ए में क्या होगा, प्रतिजन ए, या फिर इसके हम विकल्प ही लिखें तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आई ए, या फिर कैपिटल आई ए और आई कौन सा होता है, आई अप्रभावी रहता है। हमने देखा था मेंडल के नियम जब पढ़े थे, हमने देखा था प्रभावी और अप्रभावी। उसी प्रकार बी में क्या होगा, बी में प्रतिजन ए बी उपस्थित होगा, और ये इसका जो युग्म विकल्प है वो ये भी हो सकता है, आई बी स्मॉल आई। उसके अलावा ओ में तो भाई स्मॉल आई, क्यों, कोई प्रतिजन ही नहीं है। उसके अलावा ए बी का आई ए और आई बी। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के बन गए हमारे पास युग्म विकल्पी, 6 प्रकार के विकल्पी बन गए। तो देखिए मनुष्य रुधिर में कई प्रकार का ए बी और रुधिर तंत्र के नाम से बोलते हैं, उसमें 3 विकल्पी होते हैं। कौन कौन से विकल्पी, आई ए, आई बी, आई ओ, या फिर इसी को स्मॉल आई भी बोला जाता है। ये 3 विकल्पी होते हैं और ये तीनों विकल्पी ही प्रदर्शित करते हैं कि आपका रक्त समूह कौन सा है। अब ए हुआ तो आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही आई बी में क्या होगा, हमने अभी पिछले देख लिया था। उसके अलावा जो ये कैपिटल आई ओ या फिर स्मॉल आई है, ये क्या है, ये अप्रभावी होते हैं। हमने जब मेंडलवाद पढ़ा था तब हमने देखा था कि प्रभावी और अप्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं। अगर आप में से कोई नया है तो आप जाके वापस से वो वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब किसी व्यक्ति में भी जो रक्त समूह है वो 2 युग्म विकल्पी कह सकते हैं या फिर 2 विकल्पियों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो ब्लड का युग्म विकल्प है वो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो ये 2 के परस्पर क्रिया की वजह से हो रहा है, परस्पर क्रिया की वजह से ही हो रहा है, ये चीज आ गई ध्यान में। अब उसके अलावा क्या होगा, 6 प्रकार के जीन प्रारूप बताए, ये रहे 6 प्रकार के जीन प्रारूप है हमारे पास। जीन प्रारूप क्या होता है, अंदर कैसा है, बाहर तो ए है लेकिन अंदर 2 प्रकार के हैं, बाहर तो बी है लेकिन अंदर 2 प्रकार के जीन प्रारूप है। तो लक्षण प्रारूप तो ए है लेकिन जीन प्रारूप ये वाले हैं। तो टोटल कितने जीन प्रारूप,
6 जीन प्रारूप हो गए। उसके अलावा जो ओ रक्त समूह है उसको समयुग्मजीय अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम होता है। ओ ग्रुप में क्या होगा, IO IO, ये दोनों क्या, ये अप्रभावी है, तो दोनों समयुग्मजीय भी है। उसके अलावा दोनों के दोनों अप्रभावी कारक है, तो इसलिए लिखा गया है कि समयुग्मजीय अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम होता है होमोजियस रिसेसिव जीन इंटरेक्शन। ये रहे 6 के 6 प्रकार। IA का जीन प्रारूप 2 प्रकार से हो सकता है, B रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप 2 प्रकार से, AB का एक ही और O का भी एक ही प्रकार से। तो टोटल कितने हुए, 6। अब मान लीजिए कि ब्लड, अब दिमाग में आता है कि ब्लड ग्रुप क्यों इतना यू क्यों देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप का आनुवांशिक महत्व। तो आप इससे 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो इससे प्रॉपर्टी वाले जो रिलेटेड होते हैं ना, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ होता है कि भाई ये मेरा पुत्र है या ये मेरा पुत्र है, इस पर मेरा अधिकार है, या फिर आनुवांशिक रोगों के निदान, आनुवांशिक रोगों के निदान में भी कार्य करता है। तो 2 चीजें, एक तो आनुवांशिक रोगों के निदान, और उसके अलावा जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण क्या हो जाएगा आपका, दूसरा कारण आपका हो जाएगा कि दंपत्ति अधिकार, दंपत्ति अधिकार, दंपत्ति अधिकार, या फिर हम इसको कह सकते हैं संपत्ति रिलेटेड या संपत्ति संबंधी जो भी विवाद होंगे उसमें। संपत्ति संबंधी विवाद कैसे कि कोई भी पैतृकता संबंधी, कि कोई भाई आके हमारे ऊपर, कोई आके बोल रहा है कि ये तो मेरा पुत्र है, तो इसी के बारे में एक उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि बी ब्लड ग्रुप का है, बी ब्लड ग्रुप का है, अब इस बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के ऊपर 2 माता पिता अधिकार जता रहे हैं। पहले जो है उनमें पिता का ब्लड ग्रुप O है और माता का ब्लड ग्रुप AB है, और जो दूसरा है उसमें पिता का ब्लड ग्रुप A है और दूसरा स्त्री का ब्लड ग्रुप B है। तो ये 2 हो गए भाई, ये 2 तरीके हैं। अब इन्हीं से हमें निकालना है कि ये असल में किसका बच्चा हो सकता है। तो प्रथम दंपति ये कौन सा है, O ग्रुप है, और ये है AB ग्रुप, AB ग्रुप। तो हमने देखा इसके 2 युग्मज है, I इसके I और IB। अब इन दोनों का क्या हुआ, इनका आपस में, हमने मेंडल के नियमों के आधार पर, हमने जब मेंडलवाद पढ़ा था, हमने देखा था T और स्मॉल कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ से T निकला, T और स्मॉल t, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, और इन दोनों का इंटरेक्शन होगा। तो हर एक के साथ इंटरेक्शन होगा। तो जब इसका इंटरेक्शन हुआ इससे, तो क्या आएगा, IA और स्मॉल I। इसका इंटरेक्शन जब होगा B वाले से, तो IB और I, उसके बाद वापस से IA और I, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, और इसका इंटरेक्शन होगा तो IB और I। तो भाई हमें पता लग गया कि इसका जो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो या तो A हो सकता है या फिर B हो सकता है। चलिए भाई, मतलब फर्स्ट दंपति का बच्चा हो सकता है वो। अब आते हैं दूसरे पे हम जब आए तब हमने देखा कि पुरुष का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, IA, और जो स्त्री का रुधिर वर्ग है वो रुधिर वर्ग है IB और I, स्मॉल I। अब यहां से हमने देखा इन दोनों को अलग अलग कर दिया युग्म विकल्पियों को, फिर वापस से इनका इंटरेक्शन करवाया गया, इन दोनों का इंटरेक्शन करवाया गया, इन दोनों का। तो हमें क्या प्राप्त हुए, हमें प्राप्त हुआ AB, IA, IAB और IA। हमें कहीं पर भी B ब्लड ग्रुप नहीं प्राप्त हुआ। हमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिले, हमें मिला AB और A। इसका मतलब है द्वितीय दंपति का संतान जो होगी वो B ग्रुप की तो नहीं हो सकती, कोई भी और ग्रुप हो सकता है लेकिन B ग्रुप नहीं होगा। तो यहां से पता लग जाएगा, यहां से आप जो दंपति अधिकार जमा रहे हैं बच्चे पर संपत्ति के लालच में ही सही, लेकिन वो खारिज कर दिया जाएगा द्वितीय दंपति को, क्योंकि इनका पुत्र हो ही नहीं सकता। इनके जीन प्रारूप के या इनके रक्त समूह के द्वारा 2 ही रक्त समूह बन सकते हैं, वो है AB और A। और जो प्रथम दंपति था उसका A और B दोनों में से कोई भी हो सकता है, 50-50% चांसेस रहते हैं। चलिए फिर
तो इस तरह से ये निवारण करने में भी काम आता है। तो यहाँ से क्या है कि एक तो रक्तदान में काम आ गया, उसके अलावा ब्लड ग्रुप कहाँ कहाँ काम आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया आपके जो अनुवांशिक रोगों की रोकथाम है उससे निपटने के लिए, और पैतृकता संबंधी विवाद, जो भी प्रॉपर्टी के चक्कर बोलते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, इल्जाम लगा देते हैं, वहां से हम पता लगा सकते हैं ब्लड ग्रुप के सहारे। उसके बाद तो है ही, उसके अलावा डीएनए टेस्ट होता है, वो तो है ही अलग, लेकिन ब्लड ग्रुप से भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अंग दान और देह दान, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। एक होता है गौदान महादान, गौदान महादान, लेकिन आजकल क्या है, आजकल है नेत्रदान, अंगदान और देहदान। ये सब किस में आता है, ये सब सात्विक श्रेणी के कर्म है, सात्विक श्रेणी के कर्म। यानी कि ये आप नेत्रदान देके आप किसी को उसकी दृष्टि दे सकते हैं। अगर मान ली आप एक दिन के लिए आंखें बंद करके रखिए, आपको पता लगेगा कि जिसके पास आंखें है ही नहीं या जो अंधा है उसकी जिंदगी कितनी अंधेरे में गुजरी होगी। आप देखते हैं तो आपके आसपास सब कलर्स वगैरह सब है, लेकिन एक अंधे व्यक्ति के लिए सिर्फ सब काला है। उसी प्रकार नेत्रदान के द्वारा आप किसी की भी आईसाइट, उसको दृष्टि दे सकते हैं, उसके जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। अंग दान करके किसी की भी जान बचाई जा सकती है। कुछ भी यकृत, लीवर, किडनी, ये सब अंग दान देके, हृदय तक, आजकल तो हृदय तक भी आप किसी को दान करके उसकी जिंदगी बना सकते हैं। उसके अलावा देहदान, देहदान के द्वारा एक कहावत होती है कि मरा पशु 100, एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ। पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, और मनुज मरे किसी के काम ना आवे। ये एक कहावत है। तो इसमें क्या है कि एक मरा हुआ पशु जो है वो 100 लोगों की जिंदगी बदल सकता है। क्यों? उसकी हड्डियां से लेके चमड़ा तक सब बिकता है। उसके अलावा जो एक मनुष्य है, मनुष्य मरता है वो किसी के काम भी नहीं आ सकता। इसीलिए मनुष्य को बोला गया है कि नेत्रदान करो, जिसको जरूरत है उसको। क्यों? क्योंकि मरने के बाद बॉडी तो नश्वर है। हमने पढ़ा है बॉडी किन चीजों से बनी गई, हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, इन 5 चीजों से बनी है और इन्हीं 5 में ही समट के रह जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपकी मृत्यु हो रही हो तो आप कोशिश करें अंगदान या नेत्रदान करने की, जिससे कि किसी और के जीवन को सुधारा जा सके। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति को उत्तर के अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। और जो दाता द्वारा तो दान किया गया अंग शरीर के, उसके ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है, और इस अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को ना केवल बदला जा सकता है या बचाया जा सकता है, बल्कि खुशहाल भी बनाया जा सकता है। और ज्यादातर जो अंगदान करते हैं वो लोग मृत्यु के बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर मर गए तो आपका लीवर पड़ा है तो क्या करोगे? आदमी एक कुछ भी वो है ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे? तो इसी तरह से अगर आपकी किडनी या यकृत, लीवर है या फिर आपकी आंखें हैं, किसी और के काम आए, तो आप मरने के बाद भी आप किसी के शरीर के अंदर किसी अंश के रूप में जीवित रह सकते हैं। तो निष्प्राय, ये देखिए, निष्प्राण देह यानी कि मृत शरीर से 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। इसीलिए अंगदान हेतु देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंगदान के लिए देहदान क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद तो आप जाके नहीं कह सकते डॉक्टर साहब मेरा किडनी निकाल दो, डॉक्टर डर जाएगा। तो इसलिए क्या है, मृत्यु से पहले ही आप कागजी कार्यवाही होती है, उसके द्वारा आप अंगदान को आप बोल सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अंग को दान कर दिया जाए। बहुत सारे क्रिकेटर है, जैसे क्रिकेटर गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर जी ने भी अपनी अंगदान की मृत्यु के बाद अपना देह दान करा है। उसके अलावा साक्षी रितंबरा, साध्वी रितंबरा, बहुत भारी नाम है साध्वी जी का, साध्वी रितंबरा जी, इन्होंने भी मृत्यु के पश्चात अपने अंगदान की स्वीकृति दे दी है। उसके अलावा बच्चे से लेकर 90 वर्ष के बुजुर्ग भी अंगदान कर सकते हैं। अब आती है बात के महत्व क्या है अंगदान का। अंगदान का महत्व क्या है भाई? अंगदान तो कर दें, पर करें काहे? तो भाई साहब देखो, मानव
जो भी है इंसान इस दुनिया की, इस पृथ्वी की सबसे बढ़िया कृति जो है वो मनुष्य है। बोलते हैं कि 64,000 योनियों में जन्म लेने के बाद इंसान बनते हैं, तो इंसान का जो है वो सर्वोत्तम कृति होगी प्रकृति की। सबसे बढ़िया चीज जो है वो इंसान है। अब एक इंसान मर रहा है तो दूसरे के तो काम आ सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका शरीर तो वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, तो और बोलते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी इन्हीं में मिल जाना है, मिट्टी के बोल मर जाओ, मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो अब मिट्टी में ही मिलना है तो क्यों ना किसी की जिंदगी सवार है। अगर भाई कोई मर रहा है, अगर कोई मर रहा है तो वो क्यों ना किसी और के काम आ जाए। जब उसको पता है कि वो तो मरेगा, मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या होगा उसे क्या पता। अभी जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन कोरोना में तो खैर अंतदान नहीं कर सकते थे, बट कह रहा हूं कि कभी भी मृत्यु होगी, लेकिन अगर उनमें से अब आगे जो भी कभी लोग अगर मृत्यु से पहले, अगर आप और हम हैं, अगर हम ये डिसीजन लें कि हाँ भाई कि मृत्यु के बाद मैं काम आऊंगा, मैं अन्य लोगों के शरीर के अंदर, मेरे शरीर के अंग जीवित रहेंगे, तो आप अंगदान कर दीजिए। कोई इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ पे प्राचीन जो धारणाएं हैं, प्राचीन धारणाएं जो है वो खराब है। वो धारणाएं बोलती हैं कि अंगदान मत करो, क्यों कर रहे हो, आपके शरीर को ये चीर फाड़ हो जाएगा, शुद्ध रूप में नहीं जाओगे, कुछ नहीं होता ऐसा, और लौट के कोई नहीं आता। तो आपकी क्या क्या काम आ सकते हैं, आपकी आंखें, गुर्दे, या फिर आईज, लीवर, किडनी, यकृत, और उसके अलावा ये तीनों तो बहुत सारे इसेंशियल है। ये तीनों 6 से 8 घंटे के अंदर ही मृत व्यक्ति के शरीर से निकाल दिए जाने चाहिए। और इसको ये भी एक दान है, अंगदान या देहदान। तो इसको सात्विक श्रेणी का दान कहा गया है। सात्विक श्रेणी का दान है कि महान लोग ये करते हैं, बहुत महात्मा बन सकते हो आप किसी के जीवन को बचा के। उसके अलावा भारत के अंदर 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है, 2 लाख किडनी चाहिए, लेकिन कितनी मिल जाती है? सिर्फ 7 से 8 हजार किडनी ही लोगों को मिल पाती है, और इस वजह से बाकी लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। उसके अलावा 50,000 व्यक्तियों को हार्ट की बीमारी की वजह से हृदय का ट्रांसप्लांट कराना होता है, लेकिन कितने मिल पाते हैं? 10 से 15 हार्ट ही मिल पाते हैं। उसके अलावा 50,000 व्यक्तियों को लीवर की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन कितनों को मिल पाता है? मुश्किल से 700-800 व्यक्तियों को मिल पाता है। तो क्यों? क्योंकि लोग अंगदान नहीं करना चाहते, लोग देहदान नहीं करना चाहते। लोग अपने जीवन में तो मस्त मजे कर लिए, अब जाएंगे उन्हीं को साथ लेके किडनी हो। अरे करोगे क्या वहां पे? वहां तो कहीं आगे जाके काम भी नहीं आने। तो यहाँ पर ही क्यों ना किसी लोगों की जीवन को एक नई दिशा दे दी जाए, लोगों के जीवन में एक कहते हैं नया अध्याय जोड़ दोगे। अगर किसी की आंख नहीं थी, उसको किसी ने आंख दान कर दी, उसके जीवन में एक नया रंग आ जाएंगे, उसके जीवन में रंग जो पहले अंधेरे से भरा हुआ था उसमें रंग आ जाएंगे, बहुत सारे कलरफुल है हमारी पृथ्वी, तो वो भी देखेगा। तो इसलिए आंखें भी दान करो। किडनी की वजह से लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो किडनी का भी दान करो अगर, लेकिन मृत्यु के पश्चात। ऐसा नहीं करता कि आज ही जाओ और जाके दे दो, सर मेरा सब निकाल दो, अंदर से सारे अटरम सटरम निकाल के दे दो सबको, ऐसे नहीं करना है। आपकी अगर मृत्यु हो रही है, आप कंसेंट ले लीजिए। आप अभी बच्चे हो तो 18 से पहले तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप जब मृत्यु हो तो मृत्यु पश्चात आपके अंगदान या देह दान के बारे में आप लिखित में आप बनवा सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं कि मैं करना चाहता हूं। उसके बाद आपके परिवार के लोग भी आपको नहीं, मतलब आप तो खैर नहीं हो, फिर भी वो रोक नहीं सकते उसको। क्यों? क्योंकि आपने आपका कंसेंट दे दिया, आपने उसमें हामी दे चुके थे। तो आंखें, किडनी, लीवर ये सब भी दान कर सकते हैं। उसके अलावा 2 प्रकार से काम में आता है। देह दान जो है वो 2 प्रकार से काम में आता है। एक तो मान लीजिए आपकी देह दान का महत्व, पहला तो आप मर गए, आपके शरीर के अंग जो है वो अंग लोगों में प्रत्यारोपित कर दिए जाएंगे, उन लोगों में वो अंग पुनर्स्थापित कर दिए जाएंगे,
चेंज कर दिए जाएंगे जिससे कि उनको जीवन मिल सके। उसके अलावा दूसरा क्या होगा कि देह दान से आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके डॉक्टर है, ये नर्सेज वगैरह होते हैं, इन सबको क्या होता है, इन सबको पढ़ाना पड़ता है। तो इनको पढ़ाने के लिए बॉडी चाहिए। अब जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो गणित पढ़ते हैं तो आपके पास संख्या है, लेकिन अगर जो चिकित्सा पढ़ रहा है उसको तो शरीर के बारे में जानना है, तो आपके शरीर के बारे में अध्ययन करेगा जिससे कि वो आगे और ही बेहतर चिकित्सक बन सकते हैं या बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसलिए भी देहदान करना चाहिए। तो ये दो कारण होते हैं मतलब मेन में, एक तो आपके शरीर के अंगों को दान करो, एक होता है आपका पूरा शरीर दान कर दिया जाए जिससे कि स्टडी में मदद मिले और लोग उसके द्वारा पढ़ाई कर सके। और इसी वजह से 13 अगस्त को भारत सरकार द्वारा अंगदान दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा बहुत सारे लोग, नाम बता देता हूं मैं, आपकी किताब में है, कुछ 2-4 नाम है लोगों के। फर्स्ट नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इन्होंने भी 90 वर्ष की उम्र में अपने इन्होंने भी अंगदान किया था। और ये जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी है, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ, फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ी हुई थी आजादी की जंग। उसके अलावा सेकेंड नाम है आपकी किताब के अंदर दे रखा है, साहित्यकार है डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बट मैं बता देता हूँ, विष्णु प्रभाकर। उसके अलावा पूर्वी वेस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री या पश्चिमी बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, ये सब आपकी किताब में है, वहां से नाम पढ़ लेना। उसके अलावा डॉक्टर गौतम गंभीर, उसके अलावा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, उसके अलावा साध्वी रितंबरा, इन्होंने भी अपने अंगदान, और साध्वी रितंबरा और गौतम गंभीर जी तो जीवित है अभी तक, इन्होंने भी मृत्यु पश्चात अपना अंगदान या देह दान करने की घोषणा की है। तो ये कार्य करके आप महात्मा बन जाते हो, महान आत्मा हो जाते हो कि आपने इतने लोगों के जीवन को सुधार दिया। उसके अलावा सवाल आता है मन में कि भाई कौन कर सकता है? कोई भी अंगदान कर सकता है। इसमें कोई जाति धर्म या फिर संप्रदाय ये सब मायने नहीं रख सकता। आप चाहते हो आप करो तो आप भी कर सकते हो जब भी आपको लगे। या फिर ये ज्यादातर क्या है कि आप 18 वर्ष से कम उम्र में हो तो माता पिता की सहमति चाहिए होती है, माता पिता की सहमति। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए 18 वर्ष से बड़े हैं और आप ये चाहते हैं तो आप बस जाइए और लिखित सहमति दीजिए। लिखित सहमति यानी इसी को बोलते हैं कंसेंट देना। 2 गवाह चाहिए होंगे, 2 गवाह भी लगेंगे, 2 गवाह लगेंगे जो कि ये कहेंगे हाँ साहब ये कर रहा है, ये अंगदान के लिए बात कर रहा है, जिससे कि जब आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार वाले रोक ना सके। इसलिए उसके अलावा मृत्यु के पश्चात ये कार्य अगर पहले से किया हुआ होगा तो मृत्यु के पश्चात, क्योंकि मृत्यु के पश्चात आपके शरीर की कस्टडी आपके परिवार की होती है, तो परिवार डिसाइड करता है कि अंगदान या देहदान करना है या नहीं, तो इसलिए ये खैर आपके इतना सिलेबस के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनता, लेकिन समाज के लिए बहुत जरूरी है। आपके हमारे संत हैं, सब भी बहुत जगह पे लिखते हैं, संत है, शिक्षक है, उसके अलावा जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो सब हमें बताते हैं कि नेत्रदान करना चाहिए, किसी को नया जीवन मिलता है। अंगदान करना चाहिए, उससे भी किसी की जीवन, उसका बकायदा खुशहाल जीवन बदल सकते हैं आप, उसके एक जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो ये सब काम आपको करने चाहिए, नेत्रदान, देहदान और अंगदान। कोई भी दान करो, देहदान ये ही दान है जो महादान कहे जा सकते हैं, नेत्रदान महादान। उसके अलावा तो ये सब दान पुण्य तो सब करते हैं, ये करके देखो। तो इसलिए आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कोई बंदा अगर कल को आगे जाके नेत्रदान या अंगदान करना चाहे, और समाज में लोगों को भी जागरूक करिए आप इसके बारे में। चलिए तो फिर ठीक है, तो अब हम कल इस पाठ के सवाल भी कर लेंगे, सवाल ले लेंगे इसके। और थैंक यू एवरीवन,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए सीखते का मजा ही कुछ और है। और नेत्रदान, अंगदान और इनके बारे में भी बात कीजिए। दान, अंगदान और देहदान, इनके बारे में भी बात कीजिए और लोगों को जागरूक बनाइए। क्यों? क्योंकि आप ही है जो जगा सकते हैं समाज को। और सब्सक्राइब करना ना भूलें अप्रतिम लर्निंग को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये ना भूलें नेत्रदान और अंगदान।